मैं धीरज और आज मैं आ गया हूँ लखनऊ में। और लखनऊ के मैं घंटाघर पे स्थित हूँ। मेरे साथ अजहर जी हैं जो इस वक्त लखनऊ से यहाँ से लोकल हैं और मैं इनसे बातचीत करता हूँ अभी कि लखनऊ का मिजाज क्या है। इस वक्त 2024 का इलेक्शन आ गया है। 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है और बीजेपी की तरफ से राजनाथ जी हैं और इंडिया अलायंस यानी सपा की तरफ से आपके रविदास मल्होत्रा जी हैं। आप यहाँ के लोकल हैं? जी, मैं यहाँ का लोकल हूँ। बिल्कुल। अजहर जी ये बताइए कि लखनऊ में सब सही चल रहा है? देखिए, लखनऊ में अगर बात करें आप चुनाव के दौर पे, तो चुनावी मुद्दा काफ़ी गर्म चल रहा है। माना कि यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की छवि जो है वो हमेशा से लखनऊ में बहुत अच्छी रही है। अच्छा। और लोकसभा के चुनाव में अभी तक जैसे कि हमारी उम्र तकरीबन 30 साल की है तो बीजेपी ने ही सीट निकाली है। और हाँ, फाइट हमेशा ज़्यादातर समाजवादी पार्टी से हुई है। और बात करें इस बार की तो अब की बार भी समाजवादी पार्टी ने एनडीए के गठबंधन से अपने रविदास मल्होत्रा जी को उतारा है। हालांकि उनका भी एक लखनऊ के रहने वाले हैं वो, लखनऊ में उनकी अच्छी पकड़ है। पर कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे चुनाव के टाइम की तो राजनाथ सिंह जी का एक अलग ही मेयार है। मेयार यानी कि उनका लेवल ही अलग है लखनऊ में। और लखनऊ में राजनाथ सिंह जी अगर आप बात करें धर्म की तो हिंदू समाज के लोगों से तो वो जुड़े ही हैं। पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को देखते हुए राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से भी काफ़ी अटैच हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप बात करते हैं तो शिया धर्म के लोगों से वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हैं। शिया धर्म से? और अगर ये फाइट की बात करी जाती है लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अगर आप परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 70% चांसेस राजनाथ जी के निकलने के हैं। बाकी ये तो रिज़ल्ट के दौर पे डिपेंड करेगा, रिज़ल्ट कैसा आता है। और रविदास मल्होत्रा जी की पकड़ मुस्लिमों में काफ़ी अच्छी है, आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनाथ जी एक लखनऊ से हमेशा चुनाव भी लड़े हैं और लालजी टंडन जी के बाद कहीं ना कहीं उनका नाम सबसे ज़्यादा चुनावी मुद्दे में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पल्ला भारी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी है। मतलब यहाँ से राजनाथ जी मजबूत दिखने में तो मुझे यही लग रहा है, हमें क्या काफ़ी लोगों को यही लग रहा है। और कहीं ना कहीं राजनाथ जी का जो स्वभाव है, अगर आप बीजेपी पार्टी की बात करें तो जैसे एक उनके जो भी चीज़ें रहती हैं लोगों की नज़र में एंटी मुस्लिम्स, पर कहीं ना कहीं राजनाथ जी को जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा आगे करके रखती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ से कहीं ना कहीं कुछ लोग राजनाथ जी को भी पसंद करेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग। अच्छा। और अब आप बात करते हैं नॉर्मल लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में भी है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलने की उम्मीद भी है। और जाहिर सी बात है लखनऊ शहर में आप अगर देखा जाए तो हिंदू वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट भी काफ़ी है, समझ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को भी ऐसा नहीं है कि फ़ाइट करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर लखनऊ में फ़ाइट है तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ही है। कुछ मुसलमानों से मेरी बातचीत हुई है तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है। आपकी बात जो है वो काफ़ी हद तक सही है, मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। पर देखिए, सियासत जो होती है, पॉलिटिक्स जो होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। अब आप ये देखिए कि बीजेपी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्ववाद या हिंदुओं में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं हेट स्पीच टाइप के बयान देते हैं मुस्लिमों के ख़िलाफ़। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की, और लखनऊ की उस कैंडिडेट की जिसको लोकसभा से टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो है राजनाथ सिंह जी। और कहीं ना कहीं आपने आज तक के राजनाथ सिंह के मुंह से कोई भी हेट स्पीच या फिर मुस्लिमों के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी। तो अगर आप बात करते हैं राजनाथ सिंह के चेहरे के ऊपर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत कम सही, मतलब अगर आप 100 में देखा जाए तो आपका कहना है कि लखनऊ से जो है राजनाथ जी की छवि अच्छी है। पर्सनली छवि अच्छी है। और पार्टी के अगर आप मद्देनज़र वोटिंग देखेंगे तो बहुत सारा मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं देगा, वो समाजवादी को ही वोट देगा। अच्छा, इस बार? जी, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी करें अगर रविदास मल्होत्रा जी की बात करें तो वो भी बहुत पुराने लीडर हैं, ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं। कई बार वो संघर्ष में जेल भी जा चुके हैं और मेरे ख्याल से लखनऊ में उनका एक रिकॉर्ड भी है सबसे ज़्यादा जेल जाने का। किसी क्रिमिनल उसमें नहीं,
सरकार के खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ आवाज़ उठाने को लेकर के वो सबसे ज़्यादा बार शायद जेल भी गए हैं। वो भी ज़मीनी आदमी हैं और एक अच्छे कैंडिडेट भी हैं, तो फाइटिंग है, अच्छी खासी फाइट है। केंद्र की सत्ता का असली दावेदार इस बार कौन लग रहा है 24 में? देखिए, एनडीए गठबंधन ने कोशिशें तो बहुत अच्छी करी हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने हर प्रदेश में सारी पार्टियों से मिल करके चुनाव लड़ने की वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो देखिए, इस वक्त केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में सरकार होने का भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से फ़ायदा उठा रही है। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप समझ सकते होंगे कि ईडी या फिर और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पहलू वो अपनाते हैं, समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से सरकार में मजबूत दावेदारी तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। मांग क्या है इस बार? इस बार जो चुनाव चल रहा है, हाँ। चुनाव में जनता की क्या मांग है 24 में चुनाव में? देखिए, अगर आप बात लखनऊ की करें या जैसा कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है, जितना भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मांग है बदलाव की। बदलाव इन द सेंस समाज में बदलाव। और समाज में बदलाव मुझे ऐसा लगता है या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि समाज में बदलाव राहुल जी ही ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल वो है, बाकी अपनी अपनी लोगों की वो है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, जो कि पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। हर आदमी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया से लेकर के हर चीज़ों पर देखते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति तो हो रही है। इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना होगा। भाजपा में धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। भाजपा पॉलिटिक्स में एक सबसे अच्छा कह सकते हैं माइंड गेम वो ये खेलती है कि भाजपा में कुछ उनके पॉलिटिशियंस को उन्होंने बांट रखा है। जैसे उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको उन्होंने प्योरली प्रॉपरली हिंदुओं में कन्वर्ट टाइप कर रखा है कि मतलब वो हेट स्पीच ही उनको देना है। और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, जैसे आप बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की, तो कोई भी जब मुसलमानी त्यौहार होता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, या कोई भी इस तरीके के रिलेटेड प्रोग्राम में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही जाते हैं। बाकी कोई भी बीजेपी के बड़े लेवल का नेता किसी भी मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम पर्व में वो इंक्लूड नहीं, मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना माइंड चलते हैं कि उन्होंने कुछ नेताओं को बना रखा है कि आप इनसे मिल के चलो। बाकी कुछ नेताओं को हिंदुओं से जोड़ने के लिए उन्होंने बना रखा है कि नहीं, आपको हेट स्पीच ही देना है मुसलमानों के खिलाफ। समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरह की राजनीति मुझे देखने को मिल रही है। आपकी काफ़ी अच्छी समझ है राजनीति में। समझ तो नहीं है, बस ये है कि प्रॉपर लखनऊ के हैं और थोड़ा सा होता नहीं कि लखनऊ में आना जाना है, हर तरह के लोगों से मिलना है, तो चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगी हैं। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप केंद्र के राजनीति में इस वक्त जो 24 का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है और कौन बन सकता है? आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी मजबूत है, पर इस बार 24 में प्रधानमंत्री किस पार्टी का बनेगा? देखिए, अभी कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस एनडीए कह रहा हूँ, अगर मानिए राहुल गांधी जी सरकार बना भी लेते हैं, तो ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा। ये मुझे पूरा ऐसा, ये मेरा जहाँ तक अभी तक मैं जैसा कि देखता चला आ रहा हूँ, और इतिहास के पन्नों में आप भी देख लीजिएगा कि उनके घर के जो लोग भी बने या उसके बाद की जिस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार बन भी गई तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी तो आपको चेहरा नहीं मिलेंगे। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी तो बात की बात है। और मोदी जी के बारे में भी ये है कि मेरे ख्याल से मोदी जी की उम्र का कुछ मामला है, जिसकी वजह से अगर सरकार बनती भी है और वो प्रधानमंत्री बनते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो साल ही शायद प्रधानमंत्री और रह सकेंगे। उसके बाद उनको भी अपना चेहरा बदलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम पर जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो तो नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पे लड़ रही है। पर विपक्ष का ये कहना है कि इस बार बीजेपी आएगी तो पूरा बदल देगी संविधान, नया संविधान आएगा। बात विपक्ष का भी ये कहना है, और कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पे जो लोग हैं, जैसे कि जो लोग रह रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं होंगे। ऐसा मुझे भी लगता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संविधान से भी छेड़खानी हो सकती है और वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हित में नहीं होंगी चीज़ें। ये कि युवाओं की कुछ समस्या है इस बार?
देखिए, युवाओं की समस्या तो पिछले काफ़ी वर्षों से चल रही है। सबसे बड़ी समस्या जो कि आप हर न्यूज़ चैनल पे और हर नेता के मुंह से सुनते होंगे, और जहाँ तक कि हर नेता जो है इलेक्शन लड़ने से पहले उसी मुद्दे की बात करता है और इलेक्शन जीतने के बाद उस मुद्दे को ही सबसे पहले भूल जाता है, बेरोज़गारी। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त भारत के नौजवानों के लिए है बेरोज़गारी। और उसके अलावा युवाओं को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं। और ये बात तो फैक्ट है कि सरकार कोई भी आ जाए, अभी तक इतने वर्षों में मैंने जो चीज़ें देखी हैं, आप चाहे सभासदी से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन तक के, मैंने देखा है कि इलेक्शन आने से पहले हर उस मुद्दे पर बात होती है जो भारत की नीड है, जो इंडिया की नीड है, जो भारत की ज़रूरत है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड बुज़ुर्ग लोगों से रिलेटेड हो, चाहे वो बेवा पेंशन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन पेंशन हो। लेकिन एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। सरकार आती है, चुनाव लड़ती है इन्हीं मुद्दों पे, उसके बाद सरकार बन जाती है, फिर सरकार वही करती है जो उसको सही होता है। काम होता है, पर कहीं ना कहीं अगर 100% होना चाहिए तो 10% होता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये चीज़ें करी। अच्छा, आप ये बताइए, आप लखनऊ से हैं और मुसलमान हैं आप, तो मुसलमान का इस वक्त बीजेपी से क्या नाराज़गी है? देखिए, मुसलमान की बीजेपी से नाराज़गी सबसे बड़ी यही है कि धर्म की राजनीति। धर्म, आप भारत में रह रहे हैं और मेरे हिसाब से अगर आप सभी धर्मों को बराबर वो देना चाहते हैं तो आप ये हेट स्पीच, ये इस तरह सबसे बड़ा मसला आजकल, सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है जो अभी तक मैं देखता चला रहा हूँ। हालांकि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करता हूँ और मैं किसी भी पार्टी को नहीं पसंद करता हूँ, जो फैक्ट है एकदम। लेकिन जो मैं दुनियावी तौर पे देख रहा हूँ चीज़ें कि अगर कोई भी तरह की हेट स्पीच अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता देता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी में और करीब हो जाता है, बात समझिएगा। और अगर वही हेट स्पीच कोई दूसरी धर्म का आदमी देता है। आपका मुस्लिम नेता कौन है? मेरी नज़र में मेरा मुस्लिम नेता जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी से बिलोंग नहीं। एक आपका कौम का नेता कोई है ना, तो किसे मानते हैं अपना नेता? हम अगर वैसे अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन किया जाए तो राहुल जी को ज़्यादा पसंद करते हैं। ओवैसी जी को मैं फ़िलहाल तो नहीं पसंद करता हूँ। ऐसा क्यों? ओवैसी जी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी मुझे समझ में आती हैं जो मैं ओवैसी जी को इसलिए नहीं मानता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी जी भी बीजेपी की पार्टी मतलब बी पार्टी हैं। आपको हालांकि ये सुन करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ भी कह रहा हूँ। उल्टा करते हैं बयान। नहीं, आपने बोला हेट स्पीच जो है जो देता है वो पार्टी के करीब, मतलब जनता के करीब हो जाता है, पर हेट स्पीच तो वो देते हैं काफी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यही तो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है कि उनको देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को आप देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ओवैसी जी, मुझे ये मेरी पर्सनल राय है कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो इसलिए पहुंचाते हैं कि जहां से जो कैंडिडेट जीत रहा होता है, मैं किसी धर्म का नाम दे लेना चाहता हूं फिर भी, कि मान लिए इस एरिया से अगर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट निकलने वाला होता है, वहाँ पर ओवैसी जी आकर के अपना कैंडिडेट उतार करके कहीं ना कहीं उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को नुकसान पहुँचा देते हैं। और अगर आप बात करें हेट स्पीच की, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ओवैसी जी भी तो इतने हेट स्पीच देते हैं और उनके ऊपर पार्टी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को उनके ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, जैसे और नेताओं के ऊपर लेती है। तो बिल्कुल नहीं लेगी, बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवैसी जी के हेट स्पीच से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ की सबसे बड़ी चीज़ है गंगा यमुना तहजीब, जो कि आपने भी सुना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक, जैसे कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के फेवर में बयान दे करके कहीं ना कहीं कट्टरपंथी को शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है कि देखो ये मुसलमान नेता इस तरह से अपने मुस्लिमों को वलगरा रहा है, जिसे बोलते हैं उर्दू में। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक साइड करने में उनको फ़ायदा पहुँचाती हैं वो चीज़ें। अगर इसी तरह के स्पीच जो ओवैसी जी देते हैं और कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर दे, तो मेरे हिसाब से वो 24 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकता, वो जेल में ही होगा, या अगर बहुत बड़े लेवल का होगा तो उसके घर में ईडी वगैरह चीज़ें आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन ओवैसी जी के घर में मेरे ख्याल से नहीं मिलेंगी आपको, जो कि आप काफ़ी सालों से देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को। हाँ, ये हमारी राय है। ओवैसी जी मानते हैं कि हम जो है मुस्लिमों के बड़े नेता हैं? ओवैसी जी बिल्कुल मानते हैं, और ओवैसी जी ही मानते हैं। बाकी ज़मीनी तौर पे तो अब बहुत सारे लोग उनके चेहरे को पहचान गए हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं पहचान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो
भारतीय जनता पार्टी का बीच पार्टी भी हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं, जैसा कि उनकी एक्टिविटीज़ लग रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, अंदर ही अंदर वाले, ऐसा मुझे लगता है। अंदर वाले सपोर्टर हैं। हाँ, पार्टी भी कह सकते हैं आप उसको, कि कहीं ना कहीं वो जो है सपोर्ट पहुँचा रहे हैं। आपने बोला कि हम लोग मुसलमानों के सबसे करीब नेता जो है हितैषी नेता राहुल गांधी हैं, पर राहुल गांधी को मैं बोल रहा हूँ, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरे लिए कोई नेता साथ नहीं है, साथ कोई बड़ा नेता हमारे साथ नहीं है। राहुल गांधी हो, वैसी हो, अखिलेश यादव हो, कोई नहीं है हमारे साथ। आपकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पिछले काफ़ी वर्षों से आप उठा के देख लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी ही एक मुस्लिम संरक्षक कह सकते हैं या मुस्लिमों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। ऐसा, हालांकि मुसलमानों में काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी को पसंद भी किया जाता है, ऐसा जैसे कि हम लोग देखते हैं। और हाँ, मुसलमानों में भी मैंने आपको बताया था, मुसलमानों में एक आते हैं लोग शिया और सुन्नी तरीके के दो वो लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो हम माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके का माहौल है, तो काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि जो शिया कम्युनिटी है उसमें बीजेपी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, शिया कम्युनिटी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी शिया से आता हूँ, पर मैं बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं किसी भी उस राजनीति पार्टी को नहीं पसंद करता हूँ जो धर्म की राजनीति करे। और मुझे जो साफ दिखने में जो दिखने में लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है। मुसलमान में ज़्यादा शिया है या सुन्नी है? क्या मुसलमानों में भी शिया सुन्नी दो तरीके के लोग होते हैं। और लखनऊ में अगर आप देखा जाए तो हमारे अहले सुन्नत हजरातों की तादाद हर जगह ज़्यादा है। लखनऊ ही नहीं, अगर आप हिंदुस्तान में भी देखेंगे तो हमारे अहले सुन्नत हजरात, सुन्नी यानी कि अहले सुन्नत हजरात को ही तादाद ज़्यादा है, हमेशा से। सुन्नी की ज़्यादा है यहाँ? बेशक, बिल्कुल ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुसलमानों में देखिए, वैसे तो मुसलमानों में मैं शिया और सुन्नी दोनों की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में बीजेपी पार्टी को तो कभी से नहीं पसंद किया जाता है। हमेशा से मुसलमानों में देखिए फाइट हमेशा लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी की ही रही है, हमेशा से। आप काफ़ी सालों से उठा करके देख लें तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का ही सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम पर भी मुसलमानों की जो चाहत है, मुसलमानों की जो पसंदीदा पार्टी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस ही है। और अब तो कांग्रेस ने गठबंधन भी कर लिया। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का क्या हाल रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बोलबाल हमेशा से बाला रहा है। यानी कि अखिलेश यादव एक अच्छी पार्टी से हैं और अच्छे नेता, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो युवा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पसंद भी करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और जहाँ तक कि 5 साल अखिलेश यादव की सरकार रही थी, भारतीय जनता पार्टी से पहले 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार रही थी। और अखिलेश यादव जी ने युवाओं से लेकर के और बुजुर्गों तक के सबके लिए ज़मीनी तौर पर बहुत काम किया, ऐसा मुझे लगता है। इंडिया अलायंस की 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? और मेरे ख्याल से 16 या 17 सीटें शायद दी हैं। नहीं, टोटल आप पूछ रहे हैं? हाँ, टोटल में टोटल सीटें हैं। कितना जीत पाएंगे इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कि 10 सीटें तो निकालने की है, मुझे ऐसे उम्मीद लग रही है कि 10-12 सीटें तो निकाल ही सकते हैं इंडिया अलायंस। हाँ, शायद। सरकार किसकी बनेगी? सरकार, फिर आप वही सवाल पूछ रहे हैं बार बार। सरकार तो देखिए, जिस हिसाब से जो माहौल लग रहा है, बनेगी सरकार मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी माहौल चल रहा है उसके, देखिए आप मेरी बात को आप फंसाइए नहीं, मेरी बात का सीधा आप जवाब दीजिए। सबकी बात को कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ। सरकार अगर बीजेपी की बनेगी तो उसके पीछे रीजन भी समझिए आप। मैं रीजन का जिक्र किया हूँ। मैं लास्ट से आपसे ये पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी बनेगी 24? मेरे हिसाब से तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लखनऊ वासी हैं और मैं आराम से इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। लखनऊ के लोग हैं, बता रहे हैं किस तरह के कौन से नेता आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लखनऊ से कौन सांसद बनेगा। ये लोकल लोग हैं, लखनऊ के जो हैं स्थानीय लोग हैं, और इनसे बातचीत हम कर रहे थे लखनऊ को चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए धीरज चौबे के साथ द न्यूज़ यात्रा। धन्यवाद।